हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि ऊर्जा क्या होती है और उसके क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेग। वैसे ही सिलेबस में है नहीं, पर कभी कभी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि आवेग क्या होता है। देखिए, यदि कोई बल F किसी कण पर समय अंतराल t तक क्रियाशील हो तो बल F तथा समय अंतराल का गुणनफल क्या कहलाता है? उस बल का उस समय अंतराल में आवेग कहलाता है। ये क्या कह रहा है? हमारे पास कोई भी कण है और उस कण पर एक बल लग रहा है। अगर वो बल सिर्फ किसी समय अंतराल t तक ही लग रहा है, उसके बाद वो बल नहीं लग रहा है उस कण पर, तो हमारे पास एक कण है और उस कण पर एक बल लग रहा है और जो सिर्फ कब तक लग रहा है? एक समय अंतराल तक लग रहा है और वो समय अंतराल है t। तो बल का और उस समय अंतराल का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? बल का उस समय अंतराल के सापेक्ष आवेग कहलाता है। I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, जहाँ I आवेग है, F बल है और T वो समय अंतराल है। इस कंडीशन में जो बल होता है वो क्या होता है? हमारा अचर होता है। यहाँ पे जो ये बल है ये अचर है, यानी बल का मापांक और बल की दिशा ये दोनों ही क्या होती है? यहाँ पे अचर होती है इस कंडीशन में। हाँ, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि बल अचर नहीं है, अर्थात समय के सापेक्ष बल चर है, तब गति में परिवर्तन बल F का आवेग कहलाता है। अचर का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब विस्थापन होता है तो दूरी डिफाइन की जाती है। अगर वो किसी वेरिएबल यानी चरों में है तो बल तो कैसा होगा? चर होगा। और अगर दूरी कांस्टेंट में डिफाइन करोगे तो बल कैसा है? अचर है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। अगर हमारा बल अचर नहीं है, यानी जो किसी भी कण के सापेक्ष जो बल लग रहा है वो कैसा है? चर है, तो जो उसकी गति में परिवर्तन होता है वो गति में परिवर्तन क्या कहलाता है? बल F का आवेग कहलाता है। डेफिनेशन मेन हमारी यही है, लेकिन ये जब अगर बल हमारा कांस्टेंट नहीं है, किसी वेरिएबल में डिफाइन हो रहा है, तो ये आवेग कहलाता है ना। माना m द्रव्यमान के कण पर लगाया गया चर बल F है, तब गति का समीकरण। हमारे पास एक m द्रव्यमान का कण है जिस पर एक बल लगाया गया है, वो बल क्या है? F है, और बल भी कैसा है? चर है, यानी उसकी किसी बिंदु से दूरी आप क्या डिफाइन करोगे? x। तब गति का समीकरण होता है m dv/dt इज इक्वल टू F, जहां m कण का द्रव्यमान है, F उस कण पर लगाया गया बल है, और ये जो v है ये t समय पर कण का वेग है। क्लियर है ना। अब हमने माना क्योंकि t यहाँ पे समय है और समय अंतराल पर डिफाइन होता है आवेग, तो हमने मान लिया कि t1 तथा t2 समय पर कण का वेग क्या है? v1 और v2 है। कि t1 समय पर कण का वेग v1 है और t2 समय पर कण का वेग v2 है। तब बल F का समय अंतराल t2 माइनस t1 में आवेग, तो उस बल F का जो अंतराल क्या होगा? कंप्लीटली अगर मैं उस समय का इंटरवल निकालती हूँ तो t2 माइनस t1, तो बल F का समय अंतराल में जो आवेग होगा वो क्या होगा? आप इंटीग्रेशन में डिफाइन करते हो, इंटीग्रेशन t1 से t2 f dt। f की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए m dv/dt, ये तो dt कैंसिल आउट ना। अब आपका जो समाकलन है वो किसके सापेक्ष है? v के सापेक्ष है, और हमने क्योंकि v क्या है? हमारा t समय में वेग है, और चूंकि इंटरवल हमने डिफाइन किया था कि t1 और t2, और इस इंटरवल में जो वेग है वो क्या है? v1 और v2, और समाकलन आपका v के सापेक्ष है, तो ये इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा? लिमिट v में, यानी v1 से v2। क्लियर है नाउ। समाकलन करोगे तो ये क्या होगा? v होगा, लिमिट पुट करोगे तो m इंटू v2 माइनस v1, ये है संवेग में परिवर्तन कहलाता है। यानी जो ये इक्वेशन है यह कण के लिए आवेग संवेग सिद्धांत कहलाती है। क्लियर है ये चीज ना। आवेगी बल या आघात, आवेगी बल या उसे आघात भी बोलते हैं ना। देखो क्या होता है, यदि किसी m द्रव्यमान के कण पर अत्यंत न्यून समय अंतराल के लिए अत्यधिक वृहत बल क्रियाशील रहता है तथा यह कण के वेग को अचानक से बढ़ा देता है, तो ये क्रियाशील बल आवेगी बल कह रहा है। क्या कह रहा है ये? देखो, हमारे पास एक m द्रव्यमान का कण है और उस m द्रव्यमान के कण पर जो समय अंतराल बल लग रहा है, और बल भी कैसा है? वृहत बल, यानी उस बल का परिमाण क्या है? उच्च है, और उस बल के अकॉर्डिंग जो समय अंतराल है वो समय अंतराल क्या है? बहुत कम है। तो एक m द्रव्यमान का कण है जिसके ऊपर हमारा जो बल लग रहा है वृहत बल है, यानी उस बल का परिमाण उच्च होता है और समय अंतराल बहुत कम है। तो ये बल लग रहा है उस m द्रव्यमान के कण पर। अगर ये बल कण के वेग को अचानक से बढ़ा देता है तो
तो अगर ये बल कण के वेग को अचानक से बढ़ा देता है तो यही बल क्या कहलाता है, आवेगी बल कहलाता है। m द्रव्यमान का एक कण है जिस पर अत्यधिक वैध बल लग रहा है और जिसका समय अंतराल बहुत कम है, और तथा यह बल अगर कण के वेग को अचानक से बढ़ा देता है तो ये जो बल कण पर लग रहा है ये क्या कहलाता है, आवेगी बल कहलाता है। एग्जाम्पल से देखिए, क्रिकेट के बल्ले से गेंद पर चोट। क्रिकेट के बल्ले पे जब कोई बैटिंग करता है तो बॉल फेंकी जाती है, वो जो बॉल होती है वो उस क्रिकेट बैट के ऊपर तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए टच होती है, लेकिन टच होने के बाद जब उस बॉल को किक किया जाता है बैट से तो वो बहुत दूर तक जाती है, यानी उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और जबकि वो जो बॉल है वो बैट से सिर्फ थोड़ी देर के लिए टच होती है, आगे बात समझने, यानी जो उसमें बल लग रहा है वो तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन जैसे ही बैट से आपने बॉल को मारा तो बैट से बॉल को मारने पर वो बॉल क्या जाती है, उसका वेग अचानक से बढ़ जाता है। उसके बाद आप चाहे सिक्सर मारते हो या चौका मारते हो या रन आउट कुछ भी लेते हो, लेकिन बॉल तो बढ़ जाती है आगे वेग से। यही है होता है आवेगी बल होता है। क्लियर है ये चीज? तो ये तो था आपका आवेगी बल कि किसे कहते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण। क्लियर है? नाउ देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है। यदि किसी कण निकाय पर क्रियाशील बाह्य बलों का किसी दिशा में योग शून्य हो, ठीक है, तो निकाय का उस दिशा में पूर्ण संवेग उस पूरी गति के दौरान अचर रहता है, और यही सिद्धांत रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। वो क्या कह रहा है, मेरे पास एक कण है और उस कण पर कौन सा बल लग रहे हैं, बाह्य बल लग रहा है। अगर उन बाह्य बल का किसी भी दिशा में योग क्या है, जीरो है। दो बल मान लीजिए F1 और F2 जो बाह्य बल लग रहे हैं किसी कण पर, उन दोनों का योग क्या है, जीरो। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। तो उस कण का उस दिशा में जो संवेग होगा उस पूरी गति के दौरान, जितनी भी गति होती रहेगी उसकी, उस पूरी गति के दौरान उस कण का संवेग क्या रहेगा, अचर होता है। तो अगर किसी कण पर बाह्य बल कार्य कर रहा है और बाह्य बलों का योग किसी भी दिशा में शून्य है, तो उसी दिशा में पूर्ण संवेग पूरी गति के दौरान क्या होता है, अचर होता है। यही सिद्धांत कहलाता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, ये हमारा कोई भी कण है जो गति कर रहा है, ये F1 बल लग रहा है, F2 और इन दिशा में लग रहे हैं, और इस दिशा में तो F1 इन दोनों का योग क्या है, जीरो है। तो इस दिशा में जो कण का पूर्ण संवेग होगा इस पूरी गति के दौरान, चाहे कण इधर से उधर जाए इधर से, उस पूरी गति के दौरान कण का जो संवेग होगा वो क्या होगा, अचर होगा। क्लियर है? ये तो थी हमारी थ्योरी। अब हमारे क्वेश्चंस हैं। देखिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम्पल मैं कराऊंगी और जो दूंगी आपको सिर्फ यही करने हैं क्वेश्चन। m द्रव्यमान, ये कैपिटल M है, कि एक तोप स्मॉल m द्रव्यमान के एक गोले को तोप के सापेक्ष u वेग से फेंकती है। सिद्ध कीजिए कि गोले और तोप के वास्तविक वेग तो ये होंगे और उनकी गति ऊर्जा उनके द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती। क्वेश्चन क्या क्या, हमारे पास तोप और गोला है। तोप का द्रव्यमान तो क्या दिया हुआ है, कैपिटल M, और गोले का द्रव्यमान है स्मॉल m। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तोप का द्रव्यमान कैपिटल M और गोले का द्रव्यमान है स्मॉल m। तो m द्रव्यमान की एक तोप स्मॉल m द्रव्यमान की एक गोले को तोप के सापेक्ष u वेग से फेंकती है। आई बात समझ में? यानी हमारा तोप का द्रव्यमान कैपिटल M, गोले का द्रव्यमान स्मॉल m हो गया है। जो तोप है वो गोले को किस सापेक्ष, क्योंकि आप तोप में गोला भरते हो, ठीक है, और जब उसे छोड़ते हो तो गोला तो जाएगा, और वो गोला उस तोप से कितने वेग से बाहर निकल रहा है, u वेग से बाहर निकल रहा है। ये गोले का तोप के सापेक्ष, तोप का गोले के सापेक्ष u वेग है। आगे इस बात का ध्यान रखना कि ये जो वेग दिया हुआ ये तोप का गोले के सापेक्ष वेग है u। तो हमें प्रूफ करना है कि जो गोले और तोप के वास्तविक वेग होंगे वो ये होंगे, और फिर हमें प्रूफ करना है कि तोप और गोले की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अपने द्रव्यमान के, यानी तोप की गतिज ऊर्जा अपने द्रव्यमान कैपिटल M के और गोले की गतिज ऊर्जा अपने द्रव्यमान स्मॉल m के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्लियर है? नाउ देखिए, तोप का द्रव्यमान कैपिटल M है, गोले का द्रव्यमान स्मॉल m है। हमें दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लाइन नहीं दी है तो आप चाहे लिख लेना चाहे मत लिखना कि दिया है, ठीक है, डज नॉट मैटर। नाउ तोप का गोले के सापेक्ष वेग है u, ये तोप का गोले के सापेक्ष है। अब हमने मान लिया कि गोले और तोप के जो वास्तविक वेग है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, तो हमने माना कि गोले और तोप के जो वास्तविक वेग है वो क्या है, v1 और v2 है।
आगे बात समझ में। गोले और तोप के वास्तविक वेग हमने डिफाइन कर दिए v1 और v2, और ये दोनों वेग क्या है, विपरीत दिशा में है, क्योंकि अगर आपकी ये तोप है, आप यहाँ से उस गोले को तोप में भर के छोड़ते हो, तो यहाँ ये क्या जाएगा, इस तोप से विपरीत दिशा में जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ये तो है नहीं कि तोप की तरफ आएगा। आगे बात समझ में। तो यानी गोले और जो तोप के वेग हैं वो क्या है, दोनों विपरीत दिशा में है। आगे बात समझ में ना। अब देखिए, चूंकि तोप का गोले के सापेक्ष वेग क्या दिया हुआ है, u, और उन दोनों का वेग क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू v1 माइनस, और क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो माइनस में वेग डिफाइन होंगे, और चूंकि विपरीत दिशा में है तो v2 वेग क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी v1 माइनस ऑफ माइनस v2। तो ये हो गया v1 प्लस v2। v1 गोले का वेग है, v2 तोप का वेग, और चूंकि विपरीत दिशा में है तो इसीलिए ये क्या साइन करेगा, माइनस का। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी अगर विस्फोट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उससे पहले की गति और बराबर में हो उसके पश्चात की गति। यही कहता है कि किसी भी कण पर कोई भी बल लग रहा है, कुछ भी डिफाइन करते हो आप आगे बस में, तो उससे पहले की गति और उसके पश्चात की गति, ये होता है फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल, ये पहले की इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 आफ्टर। ये m1 और m2 तो कण के द्रव्यमान होते हैं, v1 और v2 उनके पहले के वेग होते हैं। यहाँ पे अभी m1 m2 द्रव्यमान है, लेकिन v1 और v2 क्या है, उसके बाद के वेग है, ठीक है। और चूंकि यहाँ गोला तोप से बाहर निकाला जा रहा है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहेगा, विस्फोट से पहले निकाय की गति, यानी जब आपने गोले को तोप से नहीं छोड़ा है उससे पहले की गति, और विस्फोट के पश्चात निकाय की गति, और अब जब आपने गोले को छोड़ दिया है तो उसके बाद उनकी गति क्या होगी। तो यहाँ देखिए, अब चूंकि मैंने 0 इंटू में क्यों लिखा है, विस्फोट से पहले निकाय की गति, जब आपने गोले को तोप से बाहर छोड़ा ही नहीं है, ना तोप से छोड़ा है ना गोले को छोड़ा है, दोनों किस पोजीशन में है, विराम अवस्था में है, यानी उन पर कोई वेग कार्य नहीं लग रहा है, ठीक है। जब उन पर कोई भी वेग नहीं लग रहा है तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी v1 भी क्या हो गया, 0, और v2 भी क्या हो गया, 0। और चूंकि गोले और तोप का द्रव्यमान है स्मॉल m और कैपिटल N, इसलिए मैंने इन दोनों में इंटू में 0 लिख दिया। उसके पश्चात का वेग देखिए नाउ, अब इधर देखिए, गोले का वेग तो क्या है, v1, और गोले का द्रव्यमान स्मॉल m, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m v1 प्लस तोप का वेग क्या है, v2, और तोप का द्रव्यमान कैपिटल M, लेकिन वेग विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये किसमें डिफाइन होगा, माइनस v2। तो ये हो गया स्मॉल m v1 माइनस कैपिटल M v2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नाउ आप समीकरण 1 से v1, सॉरी किसका मान पुट कर रहे हैं, हाँ v2 का, समीकरण 1 से v2 का मान पुट कीजिए। v2 का मान क्या हो जाएगा, u माइनस v1। तो v2 का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर यही हो गया u माइनस v1। इस v1 को इधर ले आइए, तो स्मॉल m v1 प्लस कैपिटल M v1 इज इक्वल टू mu। यहाँ से v1 कॉमन लीजिए, v1 कॉमन लोगे तो v1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, mu अपॉन में स्मॉल m प्लस में कैपिटल M का ध्यान रखना। नाउ अब इस समीकरण 3 से जो v1 का मान है इस समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ से v2 क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इंटू v1, और v1 का मान आप पुट कर दीजिए। तो सोल्व करोगे तो क्या होगा, v2 इज इक्वल टू स्मॉल mu अपॉन स्मॉल m प्लस में कैपिटल। ये तो गोले का वास्तविक वेग था और ये तोप का वास्तविक वेग था, और हमें यही प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए। हो गया ये प्रूफ ना। अब हमें प्रूफ करना है कि इनकी गतिज ऊर्जा अपने द्रव्यमान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो हम इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकाल रहे हैं, तो क्या होगी, गोले की गतिज ऊर्जा अपॉन में तोप की गतिज ऊर्जा, वो होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 m v², जहां m कण का द्रव्यमान होता है और v कण का वेग है। अब गोले की गतिज ऊर्जा हम निकाले तो 1/2, गोले का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, और इसका वेग v1², तोप का द्रव्यमान कैपिटल M है और इसका वेग v2। क्लियर है। समीकरण 3 और 4 से आप v1 और v2 इन दोनों के मान पुट कर दीजिए। आपने पुट कर दिए, वैल्यूज कैंसिल आउट हो चुकी है, कैंसिल आउट करके सोल्व करके आपको क्या मिलेगा, कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m। आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन स्मॉल m अपॉन में 1 अपॉन कैपिटल M। यहाँ देखिए, गोले की गतिज ऊर्जा, गोले का द्रव्यमान हमें प्रूफ करना है गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, तो गोले की गतिज ऊर्जा इसके बराबर में क्या है, 1 अपॉन m है, यानी गोले की गतिज ऊर्जा अपने द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है।
और इसी तरीके से तोप की गतिज ऊर्जा क्या है, अपने द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि तोप का द्रव्यमान था कैपिटल एम और गोले का द्रव्यमान था स्मॉल एम। आप कंपैरिजन में देख लीजिए, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है? तो हमें यही प्रूफ करना था कि गोले और तोप की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर है ये चीज? नाउ ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। नाउ अब हमारा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। क्या कह रहा है, एक सीधी क्षैतिज चिकनी नली में एक गोला टूटकर m तथा m डैश द्रव्यमान के दो भागों में विस्फोटित हो जाता है। यदि दोनों टुकड़ों के मध्य t समय पर दूरी x हो जाए तो सिद्ध कीजिए विस्फोट से किया गया कार्य ये होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास एक सीधी क्षैतिज और चिकनी नली है। क्लियर है? क्षैतिज है इस तरीके से डिफाइन होगी, सीधी और चिकनी नली है, और चिकनी नली में एक गोला है, वो टूटकर दो द्रव्यमान में विस्फोट होता है, एक m और m डैश। यानी अगर हम नॉर्मली बात करें तो एक कण होगा जो उस नली में दो भागों में विस्फोट होती, दो भागों में टूट रहा है। एक कण का द्रव्यमान हो गया स्मॉल m और दूसरे कण का द्रव्यमान हो गया स्मॉल m डैश। क्लियर है? यदि दोनों टुकड़ों के मध्य t समय पर दूरी x हो जाए और जब वो दोनों टुकड़े टूटे हैं तो उनके बीच की दूरी क्या दी है, x दी है, तो हमें सिद्ध करना है कि उस विस्फोट से किया गया कार्य ये होगा। देखिए डायग्राम देखिए, ये मेरी एक सीधी चिकनी क्षैतिज नली है। क्लियर है? मेरा मैं कण को लेके बात कर रही हूँ, उसमें गोले को नहीं, गोला या कण बात करो, वो इस बिंदु A पर स्थित है। ठीक है? जैसे वो इस नली में घुसा टूटकर दो भागों में विभाजित हुआ तो मैंने मान लिया कि एक भाग तो बिंदु B पर है और दूसरा भाग बिंदु C पर है। क्लियर है? बिंदु P पर तो उस कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, और बिंदु C पर उस कण का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m डैश। नाउ दोनों टुकड़ों के बीच की दूरी क्या दी है, x, तो B और C के बीच की दूरी क्या हो गई, x हो गई है। हमने मान लिया कि B पर तो कण का वेग क्या है, v1 है, और C पर कण का वेग v2 है। A की B से दूरी मैंने डिफाइन कर ली s1 और A की C से हमने दूरी डिफाइन की है s2, और ये आपको दी है। अगर यहाँ पर इस कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, C पर m डैश है, तो A पर क्या होगा, स्मॉल m प्लस में m डैश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो टोटल जब ये विस्फोट हुआ तब ये दो भागों में टूटा है, तो जहां पर एक m हो गया और एक m डैश हो गया। क्लियर है? और ये हो गया उसका किसी समय t। अब देखिए, माना कण चिकनी ट्यूब यानी नली में बिंदु A पर है। हमने मान लिया कि जो मेरा कण है वो किस पर स्थित है, बिंदु A पर स्थित है नली के अंदर। विस्फोट के t समय पश्चात कण इस m तथा m डैश द्रव्यमान के दो कणों में विभाजित हो जाता है, जो कि क्रमशः बिंदु B तथा C पर है। तो क्या कह रहे हैं कि जब जैसे मेरा विस्फोट हुआ और विस्फोट के t समय पश्चात है, वो मेरा कण दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और दूसरे कण का द्रव्यमान स्मॉल m डैश है, जो कि बिंदु B और C पर स्थित है। मैंने मान लिया कि स्मॉल m द्रव्यमान के कण का वेग v1 है और स्मॉल m डैश द्रव्यमान के कण का वेग v2 है, और इनके द्वारा तय की गई दूरी AB की दूरी s1 है, AC की दूरी s2 है, और BC की दूरी आपको x दी हुई है। क्लियर है? नाउ अब देखिए, AB की दूरी s है, s1 है सॉरी, तो चूंकि s1 इज इक्वल टू v1 इंटू t, ये क्या होता है, देखिए मैं एक फॉर्मूला d इज इक्वल टू s क्रॉस t, जहां d क्या है, डिस्टेंस दूरी है, s क्या है, वेग है, और t क्या है, समय है। आगे बात समझिए, तो यहाँ तो दूरी कितनी, अगर AB के लिए बात करूं, s1, वेग क्या है v1, और समय कितना है स्मॉल t, तो s1 क्या हो गया v1 इंटू t। इसी तरीके से s2 क्या हो जाएगा v2 इंटू t, और अगर मैं x निकालू वो किसके बराबर हो जाएगा, s2 माइनस s1। आप निकाल लेना, क्योंकि क्या होगा, AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC, आपको s2 माइनस s1 मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ तो s2 की वैल्यू तो क्या है v2t और s1 की v1t, यहाँ से t कॉमन आएगा, तो इक्वेशन क्या हो गई, x अपॉन t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। नाउ वापस संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कि विस्फोट से पहले की गति क्या है और विस्फोट के पश्चात की गति क्या है। तो फिर अगर जब विस्फोट हुआ ही नहीं और मेरा कण इस बिंदु A पर स्थित है, यानी कण क्या है, विराम अवस्था में, जिसका वेग क्या है, 0 है, तो यानी m इंटू 0 प्लस m डैश इंटू 0। क्लियर है? इज इक्वल टू, नाउ विस्फोट के बाद द्रव्यमान तो m और m डैश है कण का, m द्रव्यमान कण का वेग तो क्या है v1 और m डैश द्रव्यमान के कण का वेग v2, तो m v1 प्लस m डैश v2। ये मैं पिछले क्वेश्चन में आपको अच्छे समझा चुकी हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी ये हो गया 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m डैश v2। समीकरण 1 को स्मॉल m से
m से गुणा कर फिर समीकरण 2 में जोड़ने पर। इसको पहले LHS की देखिए, ये क्या हो जाएगा mx अपॉन टी प्लस 0, क्या बचेगा mx अपॉन टी। यहाँ करोगे mv2 माइनस mv1, दोनों को ऐड करोगे तो mv1 से mv1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा mv2 प्लस m डैश v2, v2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा m प्लस m डैश v2। क्लियर है नाउ, तो यहाँ से जो मेरा v2 हो जाएगा वो क्या होगा स्मॉल m अपॉन m प्लस m डैश इंटू x अपॉन टी। क्लियर है नाउ, वापस से समीकरण 2 से अगर मैं बात करती हूँ ये रही मेरी, तो v1 क्या हो जाएगा माइनस m, v1 इज इक्वल टू माइनस m डैश अपॉन m इंटू v2, यही होगा। क्लियर है, v2 का मान समीकरण 3 से रख दीजिए। जैसे अब v2 का मान समीकरण 3 से ये पुट करोगे, कैंसिल आउट वैल्यूज करके v1 क्या आ चुका है आपकी माइनस m डैश अपॉन m प्लस m डैश इंटू x अपॉन टी। नाउ अब हम लेते हैं गतिज ऊर्जा के सिद्धांत से। अगर गतिज ऊर्जा का सिद्धांत हम देखें तो क्या कहता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य, और यहाँ पर हमारा कार्य क्या है विस्फोट से किया गया कार्य, हमें यही निकालना है। तो यानी विस्फोट में किया गया कार्य इज इक्वल टू कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा क्या होगी विस्फोट के, क्योंकि यहाँ पर विस्फोट से पहले गतिज ऊर्जा दूसरी डिफाइन होगी, विस्फोट के पश्चात अलग होगी। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपके पास फॉर्मूला भी था वहां पे 1/2 mv² माइनस 1/2 mv0², मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था। तो ये क्या हो जाएगी विस्फोट के पश्चात गतिज ऊर्जा माइनस विस्फोट से पहले गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा की मैं बात करती हूँ तो 1/2 mv² होता है, m कण का द्रव्यमान और v कण का वेग। कण विस्फोट के पश्चात कण के जो m और m डैश द्रव्यमान कण थे उनका वेग क्या था v1 और v2, तो हो गया 1/2 mv1² प्लस 1/2 m डैश v2²। लेकिन विस्फोट से पहले तो कण विराम अवस्था में था जिस पर कोई वेग ही नहीं लग रहा था, तो वेग क्या था 0। क्लियर है, ये कंप्लीट टर्म 0। v1 और v2 के मान आप समीकरण 3 और 4 से पुट कर दीजिए। समीकरण 3 से तो सॉरी आप v2 को लिखने में मिस्टेक हो गई, समीकरण 3 से v2 और समीकरण 4 से v1 आप पुट कर दीजिए, ये वैल्यूज मिलेगी। जो कॉमन आउट हो रहा है उसे कॉमन आउट ले लीजिए बाहर, और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, इजी स्टेप है। तो विस्फोट में किया गया कार्य क्या हो गया m डैश अपॉन 2 इंटू m प्लस m डैश इंटू x² अपॉन t²। यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है ये चीज कि आपको यही प्रूफ करना था कि उसका क्या होता है, आगे समझ में ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा कुछ ही लाइन में। मैं उसके बाद का एग्जांपल आपको करा रही हूँ, 4 आप लोग कर लेना, मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी। देखिए एग्जांपल नंबर 5 है मेरा, इसका डेरिवेशन 2 में डिफाइन क्या कह रहा है वो देखिए। m संहति की एक गोली किसी स्थिर धातु की प्लेट जिसकी संहति m है को टक्कर मारकर s दूरी तक घुस जाती है। यदि m गति के लिए स्वतंत्र हो तो सिद्ध करो कि गोली के धंसने की दूरी ये होगी। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे, 2 पार्ट में। देखो m संहति की एक गोली किसी स्थिर धातु की प्लेट जिसकी संहति कैपिटल m है, कैपिटल m। मेरे पास एक गोली है जिसका द्रव्यमान तो क्या है स्मॉल m है, क्लियर है, और प्लेट है जिसका द्रव्यमान क्या दिया हो कैपिटल m है। ठीक है, गोली इस प्लेट को टकराकर, ठीक है, गोली इस प्लेट को टकराकर कितनी दूरी तक अंदर घुसती है s दूरी तक अंदर घुसती है। आगे बस एक गोली है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, हमारे पास स्थिर धातु की प्लेट है जिसका द्रव्यमान कैपिटल m है। गोली उस प्लेट को टकराकर मारकर कितने अंदर तक घुसती है s दूरी अंदर तक घुसती है। यदि m गति के लिए स्वतंत्र हो, यानी ये अगर ये मेरी प्लेट गति करने के लिए स्वतंत्र, ये कण गति करने के लिए स्वतंत्र है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि गोली की जो प्लेट के अंदर धंसने की दूरी है वो ये होगी। क्लियर है ना। पहले हम इसी क्वेश्चन को पार्ट करते हैं। देखिए माना गोली प्लेट को v वेग से टकराती है। मैंने मान लिया कि जो गोली है वो प्लेट को किस वेग से टकरा रही है v वेग से, और प्लेट का प्रतिरोधी बल r है, और उस प्लेट का जो प्रतिरोधी, क्योंकि गोली टकरा रही है उस प्लेट के ऊपर तो बल तो उसके कहाँ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आगे बात समझ में। तो यानी गोली प्लेट से तो v वेग से टकराती है और प्लेट का प्रतिरोधी बल r है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। चूंकि प्लेट तो कैसी दी हुई आपको स्थिर दी हुई है, इसलिए हमने मान लिया कि गोली s दूरी चलकर विराम अवस्था में आ जाती है। तो क्या कह रहा है ये, गोली प्लेट से तो v वेग से टकराती है और प्लेट का प्रतिरोधी बल हमने मान लिया r है। क्लियर है ना। अब प्लेट तो कैसी है स्थिर है, इसलिए हमने माना कि गोली उस प्लेट में s दूरी तक चलकर क्या आ जाती है वापस विराम अवस्था में आ जाती है, ये हमने माना है।
क्लियर है। वो s दूरी तक तो घुसती है, तो हमने यही मान लिया कि गोली s दूरी तक घुसने के बाद यानी चलने के बाद विराम अवस्था में आ जाती है। नाउ गतिज ऊर्जा सिद्धांत से, गतिज ऊर्जा का सिद्धांत क्या कहता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इज इक्वल टू किया गया कुल कार्य। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यानी टक्कर से पश्चात पूर्व गतिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस टक्कर के पश्चात। अब पूर्व में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाले तो वेग क्या होगा, 0 यानी 1/2 m इंटू 0 स्क्वायर माइनस में, और हमने मान लिया कि टक्कर के पश्चात जो वेग है वो क्या है, u है, तो 1/2 m u स्क्वायर। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। यहाँ बल क्या है, प्रतिरोधी बल है यानी -r, और विस्थापन हमने मान लिया s। स्थिति में परिवर्तन, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, r क्या हो गया आपका m u स्क्वायर अपॉन में 2s। क्लियर है। ये तो वो कंडीशन थी जब प्लेट स्थिर थी। अब मैंने माना कि मेरी प्लेट क्या स्थिर नहीं रहती। क्लियर है कि जब प्लेट स्थिर नहीं रहती तब माना कि गोली के प्लेट से टकराने के तुरंत पश्चात गोली और प्लेट का संयुक्त वेग कैपिटल V है। जब मेरी ये क्या है कि जब मेरी प्लेट क्या स्थिर नहीं है, तो माना हमने कि जब गोली प्लेट से टकराती है और उस प्लेट से टकराने के तुरंत बाद गोली और प्लेट दोनों का संयुक्त वेग क्या है, कैपिटल V है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहेगा, टक्कर से पूर्व का संवेग इज इक्वल टू टक्कर के पश्चात का संवेग। क्लियर है। नाउ अब टक्कर से पूर्व का संवेग अगर मैं निकालती हूँ, यहाँ इस कंडीशन में था वेग में, ठीक है, तो वेग में पूर्व का संवेग क्या हो गया है, m u, क्योंकि डिफाइन हमने कर लिया था, u उसका वेग होगा इज इक्वल टू, और टक्कर के पश्चात दोनों का संयुक्त वेग माना है हमने, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v, क्योंकि स्मॉल m v प्लस कैपिटल M v। क्लियर है ये चीज। नाउ यदि इस स्थिति में गोली प्लेट में s दूरी तक, अगर इस कंडीशन में मेरी जो गोली और प्लेट में कितनी दूरी तक हम मान के चल रहे हैं कि x दूरी तक घुस रही है, तब प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्लियर है ये चीज। तो नाउ प्रतिरोधी बल द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या होगा, -rx, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका ये हो गया, ये टकराने के पश्चात और वो टकराने से पूर्व। अब तो समीकरण 1 से तो r का मान और समीकरण 2 से v का मान इस समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, और पुट करके सोल्व करोगे आप डेरिवेशन को, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, s अपॉन 1 प्लस स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M, और x क्या थी, हमने उसकी मान ली कि x दूरी तक घुसने की कंडीशन ली थी, और यही प्रूफ करना था। क्लियर है, आगे समझ में ना। अब दूसरा क्या कह रहा है, बी पार्ट, यदि m संहति की एक गोली किसी धातु की स्थिर प्लेट को u वेग से टक्कर मारकर उसमें a दूरी तक घुस जाती है। अगर आप यहाँ देखो तो सेम है, यहाँ स्मॉल m द्रव्यमान की गोली है जो किसी प्लेट को u वेग से टक्कर मारती है, और हमने यहाँ पे ये वेग क्या लिया था, u लिया था, तो उसमें कहाँ तक घुस जाती है, a दूरी तक घुस जाती है। एक चीज मैं आपको यहाँ बता रहा, ये बताने भूल गई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, गति टक्कर के पश्चात और टक्कर से पूर्व। तो बाद में तो जब टकरा गई तो विराम अवस्था में उसमें वेग तो क्या आ गया, 0, क्योंकि प्लेट स्थिर है, और टक्कर से पूर्व क्या हो गया, वेग u है, u वेग से टकराती है। इस चीज का ध्यान, यहाँ कैपिटल M u ये होगा पूर्व संवेग कैपिटल M u, क्योंकि इसका वेग तो क्या u और प्लस कैपिटल M इंटू 0। ठीक है, a दूरी तक घुस जाती, तो देखिए क्वेश्चन तो सेम है, यहाँ दूरी क्या थी s और यहाँ दूरी a, तो यानी जो मैंने अभी इसका डेरिवेशन फाइंड आउट किया उसमें s की जगह अगर a पुट कर दूं तो इतना क्वेश्चन तो सेम है। अब हमें सिद्ध करना है कि m संहति की यानी m द्रव्यमान की कैपिटल M तथा b मोटाई की प्लेट जो चलने में स्वतंत्र है और उसी धातु की बनी है, कि कैपिटल M द्रव्यमान की जो मेरी प्लेट है जिसकी मोटाई b है, जो चलने में तो स्वतंत्र है और उसी धातु की बनी है, जो पूरी घुस जाएगी, तो हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। क्लियर है। तो क्वेश्चन सेम था, तो क्या करोगे इसमें बी पार्ट में, जो आपने ए भाग में जितना सोल्व किया उसमें एस की जगह क्या पुट कर दोगे, ए। क्लियर है ना। अब गोली की बी मोटाई की प्लेट में पूरी घुसने के लिए कंडीशन होगी कि बी लेस देन होना चाहिए एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, एम, तो बी लेस देन एम अपॉन स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम। ये आपके एग्जांपल थे, ये था आवेग। आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी।